आज की कहानी है मुरझाया गुलाब बनकर क्यों रह गई थी चंद्रमणि। उफ, इतनी गर्मी। गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। जेब देखी तो पर्स भी नदारद। सिर्फ 5 रुपए का नोट था। अब तक 3 टेम्पो को इसलिए छोड़ चुका था कि सवारियां बाहर तक लटक रही थी। पर इस बार अपना मन मजबूत किया कि बेटा राजीव, टेम्पो में इसी तरह सवार होकर घर पहुंचना पड़ेगा। सो इस बार मैं भी बाहर ही लटक गया। थोड़ी देर में खिसकते खिसकते बैठने की जगह मिल ही गई। यह क्या, सामने वाली सीट पर बैठी सवारी जानी पहचानी सी लग रही थी। उन दिनों उसके चेहरे पर मृगनयनी सुंदरता के साथ गुलाब की कली से अधखिले होंठों पर हर क्षण मधुर मुस्कान फैली रहती थी। लंबे काले घुंघराले बाल कभी कभी हवा के साथ गोरे चेहरे को ऐसे ढक लेते थे जैसे काली घटा में छिपा चांद हो, जिसके नाखून भी काबिले तारीफ हों। उस रूप लावण्य को कैसे बुलाया जा सकता है। यदि मैं कवि होता तो उस पर श्रृंगार रस की कविता या गज़ल कह डालता। राजपूत घराने से संबंध रखने वाली चंद्रमणि 9वीं कक्षा से बीकॉम तक मेरे साथ पढ़ी थी। स्कूल स्तर तक तो उससे विशेष बोलचाल नहीं थी, पर कॉलेज में एक अच्छे दोस्त की भांति बोलचाल के साथ साथ खाली पीरियड में हमें कैंटीन में बैठकर चाय भी पिया पिया करते थे। हमारे विभाग में 40 लड़के व सिर्फ 5 लड़कियां थीं। एक बार बारिश के मौसम में सब ने मिलकर पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। 2-3 लेक्चरर भी हमारे साथ थे। 5-7 छात्रों के अतिरिक्त पूरी कक्षा ही थी। तभी एक लड़की बोली कि चंद्रमणि आज गाना सुनाएगी। इतने में सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सभी उसे गाने को कहने लगे। एक बार मैंने भी धीरे से कहा, तब उसने गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, सुनाया। एक तो गाने के बोल, दूसरे उसकी दर्द भरी आवाज़ ने सबकी आंखें नम कर दी थी। यह मुरझाया चेहरा, उलझे बिखरे बाल, सूनी आंखें जिनमें कभी सुखद सपने बसा करते थे, ये फीके फीके रंग के कपड़े, क्या यह वही ताज़ा गुलाब सी खिली रहने वाली चंद्रमणि है? मैं सोच रहा था। मालवीय नगर सेक्टर 5। टेम्पो पर हाथ मारता हुआ लड़का जोर से चिल्लाया तो हम दोनों ही टेम्पो से उतर गए। मैंने कहा, चंद्रमणि। उसने धीरे से ऊपर देखते हुए कहा, राजीव, तुमने मुझे पहचान लिया? चंद्रमणि, अगर मैं पहल ना करता तो तुम मुझे पहचान कर भी मुझसे बात नहीं करती। जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह कुछ पल रुक कर बोली, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम यहाँ कैसे? पहले कभी नहीं देखा। मैं तो काफ़ी समय से टेम्पो से ही आती जाती हूँ। मैं यहाँ 1 साल से हूँ, सीए कर चुका हूँ। जौहरी बाज़ार में ऑफिस है। वहाँ से वापस आते वक्त यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी खराब हो गई, सो आज टेम्पो से आया हूँ। तुम्हारी यह हालत देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तभी उसने कहा, मेरा घर आ गया, फिर कभी बात करेंगे। घर क्या, यह तो मात्र एक कमरा था जिसकी हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी। घर पहुँचते ही सविता बोली, क्या बात है राज, आज इतने लेट व परेशान? सविता मेरा ज़रा भी लेट होने पर बहुत चिंतित हो जाती थी। मैंने कहा, पानी। वह फौरन पानी का गिलास ले आई व चाय की ट्रे भी साथ ही ले आई, जैसे चाय भी सविता की तरह मेरी ही प्रतीक्षा में हो। पानी पीकर मैंने कहा, सविता, अगर आज मैं अपनी गाड़ी से आता तो वह सब नहीं होता जो आज हुआ। सविता बोली, ज़रा मैं भी तो सुनूं, आज ऐसा क्या हो गया? इतने में बेटे के रोने की आवाज़ सुन उसने तेज़ी से अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। इतने में फिर मन का घोड़ा बेलगाम हो दौड़ने लगा। अगर आज गाड़ी खराब ना होती तो चंद्रमणि मणि से मुलाकात कैसे होती? पर अब इस बात की बेचैनी थी कि अब कैसे दोबारा उससे मुलाकात हो, ताकि उसके अतीत के बारे में कुछ जान सकूं। आखिर पिछले 7 साल में ही ऐसा क्या घटनाक्रम घूम गया? चंद्रमणि के पिता आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न ही थे। मैं पिछले 7 सालों में कॉलेज की ज़िंदगी को कितना पीछे छोड़ आया था। बीकॉम के बाद 7 साल से सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शादी हुए भी 2 साल हो चुके हैं। सविता एक पढ़ी लिखी सुसंस्कृत परिवार से है। हमारा एक बेटा है जो 1 साल का हो चुका है। सविता को भी चंद्रमणि के बारे में यह जानकारी थी कि वह स्वयं सुंदर थी, उतनी ही सुंदर गाती भी थी।
सविता सोनू को गोद में ले आई व मुझसे बोली, राज आज कुछ सोच रहे हो? बस जैसे मैं उसके पूछने का ही इंतज़ार कर रहा था। अपनी सारी उलझन उसको कह सुनाई। इस पर वह बोली, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आखिर तुम उसके दोस्त हो। जब वह पास ही रहती है तो एक दिन जाकर मिल आना, सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। मैंने सोचा कि सुलझ जाएगी या और उलझ जाएगी। पता नहीं। फिर मैंने सविता से पूछा, तुम नहीं चलोगी? नहीं, पहली बार मेरा जाना उचित नहीं। वह खुलकर बात नहीं कर पाएगी। दस्तक के साथ ही चंद्रमणि ने साबुन से सने हाथों से दरवाज़ा खोला। कुछ असमंजस में साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोली, अरे आओ राजीव। पलंग के सहारे एक पुरानी सी कुर्सी रखी थी, उस पर बैठने का इशारा किया। चारपाई पर एक छोटी बच्ची सो रही थी। मैं कमरे के खालीपन व दयनीय स्थिति से कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी चंद्रमणि के हाथ में 2 चाय के प्याले देखकर बोला, अरे बैठते ही चाय बना लाई, क्या बात है? जल्दी भगाना चाहती हो? इस पर वह ठंडी सांस लेकर बोली, आज अरसे बाद तो कोई हितैषी आया है, उसे भला जल्दी जाने को क्यों कहूँ? चाय का प्याला हाथ में देकर वह स्वयं ज़मीन पर बैठ गई। मैं अपनी उत्सुकता पर ज़्यादा काबू नहीं रख सका और सीधे ही पूछ बैठा, मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। राजीव, आज इतने सालों बाद मिले हो, क्यों मेरे घाव को हरा करना चाहते हो? मैं तुम्हारे घावों को हरा नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक दोस्त के नाते तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब मेरी अपनी परछाई ही मेरा साथ छोड़ गई तो तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे? मुझसे ज़्यादा दुखी इस दुनिया में और कौन होगा? दुख कह देने से दिल का भार कम हो जाता है चंद्रमणि। वह बताने लगी, मेरी बीकॉम करने के बाद की बात है। एक दिन मेरे माता पिता ने वैष्णो देवी जाने का कार्यक्रम बनाया। दूसरे दिन वे ड्राइवर को लेकर निकल पड़े। लौटने समय ट्रक व गाड़ी की टक्कर में ड्राइवर सहित तीनों घटनास्थल पर ही खत्म हो गए। शक्ल तक पहचानी नहीं जा रही थी। कहने को तो सोना चांदी, खेत खलिहान, हवेली सब कुछ था। लाखों की जायदाद थी, पर वसीयत न होने से सब कुछ चाचा ताऊ ने हड़प लिया। ताऊ जी ने अमीर खानदान के इकलौते वारिस से मेरी शादी करा दी, क्योंकि लड़के वालों को दान दहेज की ज़रूरत तो थी नहीं, बस मैं पसंद आ गई। बड़ी धूमधाम से हमारी शादी कर दी गई। मेरे पति राजेश मुझसे बहुत प्यार करते थे। सास ससुर भी अच्छे ही लगे थे। शादी के 2 माह बाद की ही बात है। हमारा कमरा ऊपर था। राजेश रात को सोने ऊपर आए तो उन्हें चक्कर आने लगे। थोड़ी देर बाद ही बोले कि मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा कि छत पर ज़रा खुली हवा में बैठने से ठीक रहेगा। बस इतने में ही उन्हें खून की उल्टी हुई। यह देखकर मैं एकदम घबरा गई व दौड़कर पिताजी को बुलाया। उन्होंने उसी समय डॉक्टर को बुला लिया व उन्हें अस्पताल ले गए। 2-3 दिन की सारी जांच के बाद पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। बस उसी दिन से मुझे मनहूस माना जाने लगा। डॉक्टर ने मुझे सारी बातें बताई। राजेश की ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में मैं उसे खुश रखूं। यह भी सलाह दी। अब तो मेरी अग्नि परीक्षा थी। घर पर सबका व्यवहार मेरे प्रति बेहद रूखा व तनावपूर्ण था, पर मैं सारी परेशानियों को अपने सीने में दफन किए मुस्कुराना सीख गई, क्योंकि राजेश को मेरा उदास चेहरा कभी नहीं भाया करता था। राजेश की हालत बराबर गिरती जा रही थी। कई बार खून चढ़ चुका था, पर उन्हें बीच बीच में खून की हल्की हल्की सी उल्टी हो जाया करती थी। इससे ज़्यादा परेशानियों का पहाड़ मुझ पर और भला क्या टूट सकता था। मैं माँ बनने वाली थी। इस बात से राजेश बहुत खुश थे। कहते कि हमारी बेटी होनी चाहिए, जिसका नाम तुम मणि रखना, क्योंकि वह तुम जैसी सुंदर व सुशील बनेगी। राजेश बच्चे के होने तक उसे देखने के लिए जिंदा रहने चाहते थे। जैसे तैसे बच्चा होने के दिन नज़दीक आते गए, मैं राजेश की ज़िंदगी के तेज़ी से कम होते दिनों के एहसास से सिहर उठती थी। एक दिन राजेश को बेचैनी ज़्यादा ही हो गई थी। मैं पास ही बैठी उनका सिर व पीठ सहला रही थी, पर किसी भी तरह उन्हें आराम नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को बेबस समझ रही थी कि तभी राजेश बोले, काश मैं उसे देख पाता। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू व आवाज़ से बेबसी झलकने लगी।
मैं अब झूठी हंसी हंसते हंसते बहुत थक चुकी थी। मेरे भी आंसू रुक नहीं रहे थे। ना ही मेरे पास हिम्मत बची थी जो मैं राजेश को दे पाती। बस क्रूर नियति के हाथों मजबूर अपनी बर्बादी को अपनी तरफ बढ़ते देख राजेश को अपने सीने में इस तरह छिपाई थी कि काश ऐसा कुछ हो जाए व मैं इस खेल में जीत जाऊं। पर नहीं, नियति को यह मंजूर नहीं था। डॉक्टर आए तो राजेश को यो बच्चों की तरह मुझसे लिपटा देखकर बोले कि क्या बात है, तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि बहुत घबराहट थी, किसी भी तरह बेचैनी कम नहीं हो रही थी। शायद इस स्थिति में थोड़ा आराम मिला है। डॉक्टर को उन्हें यूं गतिहीन देख समझते देर न लगी। मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी इन्हें अपने आप से दूर करो, मुझे देखना है। मैं इस बात के लिए तैयार न थी। यह सोचकर कि उन्हें तकलीफ होगी, इतने में नर्स ने डॉक्टर का इशारा पाकर उन्हें मुझसे दूर कर पलंग पर लिटा दिया। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा, वह बिना कुछ बोले मुंह तक चादर ढककर चले गए। नर्स ने एक पर्दा पलंग के चारों ओर लगा दिया। अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे बीच बाजार किसी ने मेरा सब कुछ लूट लिया हो। मैं अपने नाथ के बिना अनाथ हो गई थी। मुझे अपने चारों तरफ का माहौल बेमानी सा लगने लगा था। अभी उन्हें गुजरे 15 दिन भी नहीं बीते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी। कुछ आहट सुन मेरी नींद खुली तो पिताजी को पलंग पर बैठे पाया। यह क्या, उनके मुंह से शराब की गंध पा मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को उनसे बचाकर सास की शरण में भागी। उन्हें यह सब कुछ बताया तो वे बोली, अरे इसमें डरने की क्या बात है, यह भरपूर जवानी और खूबसूरत दुनिया वालों के काम आए। उससे तो तेरे अपने ससुर क्या बुरे हैं। मैं माताजी करते रोती रही पे पर वे बस इतना कहकर कमरे से बाहर चली गईं कि यह तो राजपूत घरानों में होती आई रीत है। बस उस रोज़ जो घर छोड़ा, आज तक मुड़कर पीछे नहीं देखा। यूं जिल्लत की ज़िंदगी जीकर रोज़ मरने से तो अच्छा है एक ही बार मरूं। राजेश की यह अमानत व ममता मुझे मरने नहीं देती। तुम नहीं जानते राजीव, मैं किस तरह हर घड़ी इन पुरुषों की खाल में छिपे भेड़ियों से अपने आप को बचाती रही हूँ। अब मुझे इस बेटी की चिंता खाए जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। अब तो मैं इतनी टूट चुकी हूँ कि मुझे अच्छे बुरे इंसान की भी पहचान नहीं रही। चंद्रमणि की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी, जिसे रोकना ना उचित था ना ही मेरे वश में था। हिम्मत रखो, हम तुम्हारे हितैषी हैं। इतना कहकर मैं लौट आया। घर आकर सविता को चंद्रमणि का सारा अतीत कह सुनाया। सविता के नेत्र भी सजल हो उठे। वह बोली, सच, नारी की सबसे बड़ी दुश्मन भी नारी ही है। वह सबसे बड़ी हमदर्द भी नारी ही है। नारी के दुख को नारी ही समझ सकती है। तभी जैसे सविता को एकदम कुछ याद आया हो, एक अंतर्देशीय पत्र पकड़ाते हुए बोली, लो तुम्हारे प्यारे जय सिंह का। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। जल्दी जल्दी पत्र पढ़ा व बोला, अरे सुनो, जय अगले महीने की 25 तारीख को जयपुर यूनिवर्सिटी में किसी सेमिनार में भाग लेने आ रहा है। वह उसके बाद 2-4 दिन ठहरेगा। मज़ा आ जाएगा। सविता, तुम्हें मालूम है कि उसकी व मेरी शादी। सविता बीच में ही हंसकर बोल पड़ी, हाँ हाँ, एक ही दिन हुई थी और इसीलिए वह हमारी शादी में नहीं आ सका। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, पर पिछले 1 साल से दोनों के बीच समाचारों का आदान प्रदान नहीं हो सका। और सविता व राजीव जोर से हंसे। पिछले कुछ दिनों से सविता व चंद्रमणि का मेलजोल काफ़ी बढ़ गया था। अब तो चंद्रमणि जब स्कूल जाती तो अपनी बेटी को सविता के पास ही छोड़ जाती। वह स्कूल से आकर थोड़ी देर के लिए मेरे बेटे को अपने साथ ले जाती। दोनों बच्चों को भी एक दूसरे का साथ मिल गया था, सो वे भी खुश रहने लगे थे। चंद्रमणि सविता को भाभी कहकर बुलाती, वह सविता उसे स्नेह से चंद्र कहकर पुकारती। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। देखा सविता बड़े अधिकार से चंद्रमणि से कह रही थी, देखो चंद्र, तुम्हें कल से 1 सप्ताह की छुट्टी लेनी होगी, क्योंकि इनके एक दोस्त सेमिनार के लिए 5 दिनों के लिए जयपुर आ रहे हैं और तुम्हें काम में मेरा हाथ बटाना होगा। चंद्रमणि बोली, भाभी आप चिंता मत कीजिए। इतना कहकर दोनों बच्चों को लेकर वह चली गई।
चंद्रमणि व सविता आपस में तो बहुत बातचीत करती थी, पर जिस दिन चंद्रमणि ने अपने अतीत की व्यथा मुझे कह सुनाई, उसके बाद से वह मुझसे एक मर्यादा में ही संक्षिप्त बात करती थी। यह मेरे परिवार व स्वयं मेरे लिए भी उचित था। उस रोज़ मैं सुबह से ही बड़ा खुश था। सविता को यह करना वह करना की हिदायत देते नहीं थक रहा था। आखिर वह घड़ी आ ही गई। मैं बड़ी ही फुर्ती से टैक्सी की ओर लपका और जय के उतरते ही उसे गले लगा लिया। बरसों बाद मिले दो मित्रों की भांति हम दोनों ही अपने जज्बातों पर काबू न रख सके। तभी सविता की ओर नज़र गई तो देखा उसने जय के बेटे को बड़े स्नेह से अपनी गोद में ले रखा है। उस मासूम सफ़र से थके व उदास बच्चे को देख एकाएक मुझे कुछ ध्यान आया। अरे यार, भाभी कहाँ हैं? क्यों साथ नहीं लाया? मेरी बात का जवाब दिए बगैर वह सविता की ओर देखकर बड़े आदर से नमस्ते भाभी बोला। इस पर सविता बोल पड़ी, आप इन्हें बैठने तो दीजिए, सारी बातें खड़े खड़े ही करेंगे। तब जय बोला, भाभी ठीक कह रही हैं। सविता पानी ले आई। पानी पीते हुए मैं फिर पूछ उठा, अब तो बता तू इतने छोटे बेटे को अकेले कैसे ले आया? भाभी को क्यों नहीं लाया? अब जय ठंडी सांस खींचकर बोला, यार क्या बताऊं, बेटे के पैदा होते ही उसने दम तोड़ दिया था। घर पर सुबह से शाम तक तो आया के पास रह जाता है, पर अब इतने दिन कैसे और किसके पास छोड़ता इस 7 महीने के बच्चे को? फिर यहाँ तो कोई औपचारिकता भी नहीं। मैंने सोचा कुछ दिन भाभी को ही तकलीफ देनी होगी। सविता उस बच्चे को अपनी गोद में सोया देख सजल नेत्रों से उसके सिर पर ममत्व का हाथ फेरते हुए बोली, भैया कैसी बातें करते हैं आप भी, इसमें तकलीफ कैसी? मैं बड़े ही दुखी मन से बोला, क्या यार, तुझ पर इस कदर परेशानी आई और मुझे पता तक नहीं? जय बोला, अरे अभी कौन सी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं ही जानता हूँ कि आया के भरोसे कैसे मैं इस बच्चे की परवरिश कर रहा हूँ। सच, बिना माँ के बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल होता है। तभी चंद्रमणि चाय नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आते हुए जैसे ही नज़र उठाकर अभिवादन करने को हुई तो एकदम चौंक कर बोली, अरे जयसिंह तुम? जयसिंह बोला, अरे चंद्रमणि तुम यहाँ, और तुम्हारा यह हाल? सविता बात का रुख बदलने के अंदाज से बोली, अरे सबकी चाय ठंडी हो रही है, चाय पिए। मैं सविता को खाने की तैयारी करने को कहकर थोड़ी देर जय के साथ घूमने निकल गया। टहलते हुए ही मैंने जय को चंद्रमणि की सारी दास्तां कह सुनाई। चंद्रमणि को भी सविता से जय के बारे में सब पता चल गया था। शाम को खाना खाते वक्त मुझे लगा जैसे सविता मन ही मन किसी बड़ी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही हो, पर मुझे उस समय उससे बात करने का मौका नहीं मिल पाया। रात को सविता ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं और जय सोने चले गए। तब सविता ने चंद्रमणि की मानसिकता जानने का प्रयास करते हुए उससे पूछा, चंद्र, तुम्हारा जय के बारे में क्या ख्याल है? इस पर चंद्रमणि बोली, भाभी मैं तो अपनी ज़िंदगी उनके प्यार की यादों के सहारे ही गुजार लूँगी। सविता बोली, देखो चंद्र, यह बात सच्चाई से परे है। आज की सच्चाई यह है कि सिर्फ यादों के सहारे ज़िंदगी नहीं निकल सकती। ज़िंदगी जीने के लिए एक सशक्त सहारे की ज़रूरत होती है, और फिर यह ज़रूरत सिर्फ तुम्हारी नहीं, जय की भी है। बच्चों को भी माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए। यह उनके जीवन के विकास व आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है। चंद्र, ठंडे दिमाग से व्यवहारिक तौर पर सोचो। इस पर चंद्रमणि कुछ नहीं बोली। सुबह 8 बजे ही जय को सेमिनार में पहुंचना था, सो मैं उसे छोड़ने चला गया। सविता व चंद्रमणि दोनों बच्चों व घर से निवृत्त होकर बैठी तो सविता ने चंद्रमणि से पूछा, चंद्र, क्या हम तुम्हारे व जय के साथ एक आदर्श परिवार की कल्पना कर सकते हैं? इस पर चंद्रमणि धीरे से जय के बेटे राहुल व अपनी बेटी रोहिणी पर निगाह डालते हुए बोली, भाभी शायद आप ठीक ही सोचती हैं। सविता ने जय को भी मना लिया। जय व चंद्र ने आपस में बातचीत की व एक दूसरे के विचार जाने। फिर 2 ही दिन में सविता के कुशल निर्देशन में जय व चंद्र की कानूनन शादी हो गई। आज फिर चंद्रमणि उतनी ही सुंदर व सौम्यता की प्रतिमूर्ति लग रही थी। दोनों के चेहरे फूल से खिल उठे थे। चंद्रमणि की आंखें कृतज्ञता का आभास दे रही थीं। जय को भी अपनी दोस्ती पर फक्र हो रहा था।
जय अपनी बेटी रोहिणी व चंद्रमणि अपने बेटे राहुल को गोद में उठाए विदा लेने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़े। मैंने देखा सविता की आंखों में आंसू थे। आज वह अपनी ननद को विदा कर रही थी। कोई भाभी अपनी सगी ननद को भी इतनी खुशी क्या दे पाई होगी जितनी सविता ने अपनी मुंह बोली ननद को दी थी। आज मेरे मन में सविता के लिए प्रेम का सागर उमड़ पड़ा था। मैं उसको अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को धन्य समझ रहा था। आज इनकी विदाई के समय भी गाड़ी में वही गीत बज रहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।